साल 2025 ये इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए सिर्फ एक और साल नहीं था। नहीं, ये वो साल था जो एक भूचाल लेकर आया। एक ऐसा मोड़ जिसने इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल यह है कि इस पूरी उथल-पुथल के पीछे की असली कहानी क्या थी? क्या ये सब बस कॉस्ट कटिंग का मामला था या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा था? आज की हमारी पड़ताल इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमेगी, जहां हम इन छटनी एआई के पैनिक और बड़े-बड़े सौदों के बीच का कनेक्शन समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है साल के सबसे बड़े झटके से। एक ऐसी खबर जिसने पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को सच कहूं तो हिला कर रख दिया और एक साफ संकेत दिया कि अब पुराने नियम नहीं चलने वाले। ये आंकड़ा है टीसीएस का। जी हां, वही टीसीएस जिसे अक्सर आईटी सेक्टर की सरकारी नौकरी कहा जाता था। कंपनी ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी छटनी की, 12,000 से भी ज्यादा लोगों की। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक ऐलान था कि इंडस्ट्री एक ग्रेट रीसेट के दौर में जा चुकी है। लेकिन ये छटनी सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं थी। टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन ने बिल्कुल साफ किया कि इसकी मुख्य वजह थी स्किल्स गैप और टेक्नोलॉजी में आ रहे जबरदस्त बदलाव। मतलब इंडस्ट्री को अब नए तरह के स्किल्स चाहिए थे और जो लोग खुद को अपग्रेड नहीं कर पाए वो इस दौड़ में पीछे छूट रहे थे। और ये दबाव सिर्फ नौकरी खोने का नहीं था, जो लोग सिस्टम में थे उन पर भी प्रेशर कई गुना बढ़ गया था। कंपनियों ने बेंच पर बैठे कर्मचारियों के लिए समय सीमा घटा दी। जहां पहले किसी को नए प्रोजेक्ट के लिए 45 से 60 दिन मिलते थे, अब ये वक्त घटकर सिर्फ 35 से 45 दिन रह गया था। मैसेज बिल्कुल साफ था, जल्दी सीखो या बाहर जाओ। तो इस पूरे रीसेट के केंद्र में कौन सी टेक्नोलॉजी थी? वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2025 वो साल था जब एआई सिर्फ एक एक बज़वर्ड नहीं रहा, बल्कि कंपनियों के काम करने के तरीके का एक जरूरी हिस्सा बन गया। और इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा था एजेंटिक एआई। अब ये सामान्य जनरेटिव एआई से एक कदम आगे की चीज है। इसको ऐसे सोचिए, जनरेटिव एआई आपको एक ईमेल लिखकर दे सकता है, लेकिन एजेंटिक एआई उस ईमेल को खुद भेज सकता है, जवाब आने पर उसे पढ़ सकता है और उसके आधार पर मीटिंग भी शेड्यूल कर सकता है। मतलब ये ऐसे ऑटोनॉमस एजेंट्स हैं जो शुरू से अंत तक पूरा काम खुद निपटा सकते हैं। और इसका असर वो तो जबरदस्त था। जिन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में पहले महीनों लग जाते थे, एजेंटिक एआई की मदद से वो अब हफ्तों में पूरे होने लगे। ये प्रोडक्टिविटी में एक ऐसा उछाल था जिसने हर कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। एआई को लेकर जितनी बातें हो रही थीं, जमीनी हकीकत उतनी गुलाबी नहीं थी। जनरेटिव एआई की भारी भरकम कंप्यूटिंग कॉस्ट और प्रोजेक्ट्स को क्लाइंट के सिस्टम में ढालने की धीमी रफ्तार, इसने शुरुआती उत्साह को काफी ठंडा कर दिया। नतीजा, सैकड़ों यूज केस और अरबों के निवेश की घोषणाओं के बावजूद बहुत कम प्रोजेक्ट ही असल में बड़े पैमाने पर सफल हो पाए। तो जब कंपनियां खुद एआई को जमीन पर उतारने में संघर्ष कर रही थीं, उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया। छटनी और एआई के इस दौर में एक और बड़ा ट्रेंड देखने को मिला। वो था विलय और अधिग्रहण का, यानी एमएनए का। कंपनियां अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही थीं। जरा इन डील्स पर एक नजर डालिए। ये 2025 के कुछ सबसे बड़े सौदे हैं। कैपजेमिनी ने बीपीओ की दिग्गज कंपनी डब्ल्यूएनएस को $3.3 बिलियन में खरीदा। कोफोर्ज ने एनकोरा को लगभग $1 बिलियन में अधिग्रहित किया। और सिर्फ यही नहीं, टीसीएस और एचसीएल टेक जैसी कंपनियां भी सैकड़ों मिलियन डॉलर्स खर्च करके नई कंपनियां खरीद रही थीं। तो सवाल यह है कि अचानक ये खरीदारी की होड़ क्यों मची? असल में ये उसी स्किल्स गैप का दूसरा समाधान था। जब अंदरूनी तौर पर लोगों को अपस्किल करना मुश्किल और धीमा साबित हो रहा था, तो कंपनियों ने सीधे सीधे महारत रखने वाली कंपनियों को ही खरीद लिया। मकसद साफ था, अपनी एआई की क्षमताओं को मजबूत करना, बड़ा स्केल हासिल करना और अपने वर्टिकल में दबदबा कायम करना। जहां एक तरफ कंपनियां अंदरूनी तौर पर एआई और अधिग्रहण के जरिए खुद को बदल रही थीं, वहीं भारत से बाहर भी एक बड़ी चुनौती सिर उठा रही थी। और ये चुनौती आ रही थी अमेरिका से, H-1B वीजा के रूप में। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जब वीजा नियमों को लेकर अमेरिका में शोर मचा, तो भारतीय आईटी कंपनियां पहले से ही काफी हद तक तैयार थीं। पिछले एक दशक में टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों ने H-1B वीजा पर अपनी निर्भरता को काफी कम कर लिया था। असली चिंता का विषय वीजा फीस में बढ़ोतरी नहीं थी। सबसे बड़ा खतरा था वेतन आधारित चयन का नियम। इस नियम का मतलब था कि वीजा उसे मिलेगा जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी।
इससे भारत के युवा और मिड लेवल आईटी प्रोफेशनल्स के लिए दरवाजे बंद होने का खतरा बढ़ गया, जो पारंपरिक रूप से अमेरिकी प्रोजेक्ट्स का आधार रहे हैं। तो 2025 के इस पूरे उथल-पुथल के बाद इंडस्ट्री के लिए नया नॉर्मल आखिर बना क्या? इस पूरी कहानी से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, वो इंडस्ट्री की नई प्लेबुक को डिफाइन करती हैं। नई प्लेबुक साफ है, अब कम लोग और ज्यादा एआई के साथ काम होगा। ग्रोथ का पैमाना लोगों की संख्या से नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड ग्रोथ से तय होगा। सौदे छोटे मोटे नहीं, बल्कि बड़े और ज्यादा स्ट्रेटेजिक होंगे। और सबसे जरूरी बात, आईटी सर्विसेज और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसी के बीच की सीमाएं अब धुंधली होती जाएंगी। और ये हमें 2025 के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे जीसीसी ज्यादा फुर्तीले और एआई पावर्ड हो रहे हैं, सवाल ये है कि क्या 2026 में वो पारंपरिक आईटी सर्विस कंपनियों को सीधी टक्कर देंगे? ये इंडियन आईटी के मैदान में अगला बड़ा मुकाबला हो सकता है, और इस कहानी का अगला अध्याय शायद यहीं से शुरू होगा।